हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन टिप्स में आज अपन 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी के आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो ब्लूप्रिंट जो आया है बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू वाले आएंगे। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे जिनमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% वो क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन इस चैप्टर बुक में से इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, और 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिक्त स्थान वाला। तो ये जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको उसमें आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है। तो देखो अपन अभिक्रिया वेग किसको कहते हैं आपको पता होगा। अभिक्रिया वेग की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, एकांक समय में या किसी निश्चित समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। जो आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर कह सकते हो या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर कह सकते हो। उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। तो अभिक्रिया की वेग की जो इकाई आएगी वो क्या आएगी अपने पास, देखो अगर अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता अगर आपको किसके अंदर दे दिया जाएगा, मोल लीटर इनवर्स में दे दे। अभिकारक की सांद्रता अगर किसमें दी जाती है, मोल लीटर इनवर्स में दी जाती है, और टाइम अगर अपन को किसमें दिया जाता है, सेकंड में दिया जाता है। टाइम किसमें दिया जाता है, सेकंड में दिया जाता है। अभिकारक की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में और टाइम किसमें दे दिया जाता है, सेकंड इनवर्स में दिया जाता है। तो अभिकारक अभिक्रिया की जो वेग इकाई होगी वो क्या हो जाती है अपनी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर यही टाइम आपको मिनट में दे दिया जाता है तो सांद्रता की जो इकाई होगी वो क्या हो जाती है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये सांद्रता की इकाई होती है वेग। अभिक्रिया की जो वेग की जो है इकाई वो क्या हो सकती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो सकती है या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो सकती है। अगर टाइम आपको मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स और टाइम सेकंड में दिया है तो क्या हो सकता है, सेकंड इनवर्स हो सकता है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन से ऑप्शन दिए हुए। तो पहला है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स नहीं होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ऑप्शन ये वाला जो है वो ना सही है। लीटर मोल इनवर्स जो है ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, और मोल सेकंड इनवर्स ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर इसकी जगह मिनट इनवर्स भी दिया होगा तो वो भी क्या होगा, आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, फर्स्ट प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई और द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपको याद होनी चाहिए। शून्य कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है, देखो अगर कोटि क्या होगी, अगर शून्य होगी, अगर शून्य कोटि होती है तो उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर अभिक्रिया की कोटि कौन सी होती है, प्रथम होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है, ओनली सेकंड इनवर्स। और अगर द्वितीय कोटि की बात करें, किसकी बात करें, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अगर बात करें तो उसके लिए होगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये होती है वेग स्थिरांक की इकाई जो आपको याद रखनी है, तीनों तीनों इकाई आपको याद रखनी है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, और द्वितीय कोटि के लिए क्या होती है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये वेग स्थिरांक की इकाई है। तो देखो एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछ लिया जाती है कि एक अभिक्रिया जिसकी वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो अभिक्रिया वेग की इकाई के समान है, एक अभिक्रिया जिसकी वेग स्थिरांक की इकाई किसके समान है, अभिक्रिया वेग के समान है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको देखना अभिक्रिया वेग की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इन अभिक्रियाओं में शून्य प्रथम और द्वितीय में से मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी होती है, कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो वो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, फिर शून्य होगी। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि जो है या जिसकी कोटि है या वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो किसके, अभिक्रिया का जो वेग है उसकी इकाई के समान है, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो सकती है, वो अभिक्रिया होगी शून्य कोटि होगी।
और प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थानांक की इकाई होगी सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन है एस्टर का जल अपघटन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। एस्टर का क्या होता है, जल अपघटन होता है। तो देखो अगर अपन अभिक्रिया की बात करें तो अगर शून्य कोटि अभिक्रिया होगी तो साफ साफ अपन कह सकते हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा कोटि और एक क्या पढ़ते हैं अपन अणु संकेता। एक तो पढ़ते हैं कोटि और एक क्या पढ़ते हैं अणु संकेता पढ़ते हैं। दो चीज अपने पढ़ते हैं, एक तो कोटि पढ़ी है चैप्टर में और एक क्या पढ़ी है आपने अणु संकेता पढ़ी है। कोटि तो उन अणुओं की संख्या होती है जो वेग निर्धारित पद में भाग लेते, और अणु संकेता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या है उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, अणु संकेता बोल सकते हैं। तो कोटि और अणु संकेता अलग अलग हो सकती है, कोटि शून्य भी हो सकती है, प्रथम भी हो सकती है, द्वितीय भी हो सकती है, लेकिन अणु संकेता जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो अगर अपन बात करें किसकी, एस्टर का जल अपघटन, तो एस्टर का जल अपघटन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनकी कोटि तो क्या होती है कम होती है और अणु संकेता क्या होती है ज्यादा होती है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया किसी की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, जैसे मान लो अपने पास है N2+3H2 है ना, ये अमोनिया का निर्माण होता है इसका फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में या उच्च ताप उच्च दाब की उपस्थिति में ये क्या हो रही है अभिक्रिया संपन्न हो रही है। क्या बन रहा है इसमें अपने पास अमोनिया बन रहा है। तो इसके अंदर देखो कितने अणु भाग ले रहे, एक अणु N2 का, एक 3 अणु जो है वो H2 के हैं। लेकिन ये जो अभिक्रिया जो होगी ये शून्य कोटि की होगी, इसकी कोटि क्या होगी शून्य। जब भी कोई अभिक्रिया किसी की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में या ताप दाब इनकी उपस्थिति में अगर संपन्न हो रही है तो इसका मतलब उसकी कोटि क्या होगी हमेशा शून्य होगी। तो जिसकी कोटि तो कम होती है और अणु संख्या ज्यादा होती है तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कौन सी बोलते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर का जब जल अपघटन किसी का भी जल अपघटन करते हैं तो क्या लेते हैं अपन साथ में H2O लेते हैं, और H2O को अपन कोटि के अंदर काउंट नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। H2O को अपन क्या नहीं करते, कोटि के अंदर काउंट कभी भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि H2O को अपन एज ए विलाय के रूप में यूज करते हैं। इसके रूप में यूज करते हैं, विलाय के रूप में यूज करते हैं, इसलिए H2O को जो है वो कोटि में काउंट नहीं किया जा सकता। तो एस्टर है ये C डबल बॉन्ड OOR, ये क्या है एस्टर। जब इसका अपन क्या करवाते हैं जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं जल अपघटन करवाते हैं। तो एस्टर के जल अपघटन से क्या बनता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और क्या बनता है एल्कोहल बनता है। तो जब एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो इसका जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल एस्टर के ऊपर ही निर्भर करेगा। ये जितनी जल्दी अपघटित होगा अभिक्रिया उत्पाद उतनी ही जल्दी बनेंगे। तो H2O को अपन कोटि में काउंट नहीं कर सकते। अगर H2O को कोटि में काउंट नहीं कर सकते तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन इसके अणु संख्या की अगर बात करें तो कितने अणु भाग ले रहे, एक H2 का अणु एक एस्टर का अणु, तो टोटल अणु कितने हो गए 2। तो इसकी कोटि तो 1 और अणु संख्या 2 है। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो कितनी होती है 1 होती है और अणु संख्या कितनी होती है 2 होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, प्रथम छद्म कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, प्रथम छद्म कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो एस्टर का जल अपघटन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, फिर प्रथम छद्म कोटि। यानी इसकी कोटि तो प्रथम होती है लेकिन इसकी अणु संख्या कितनी होती है 2 होती है, तो इसलिए प्रथम कोटि न बोलकर इसको क्या बोलेंगे अपन प्रथम छद्म कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। तो होता है रेडियोएक्टिव क्षय जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, रेडियोएक्टिव विघटन होता है या कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व होता है, अगर उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो हमेशा याद रखना उसकी जो कोटि होती है वो कौन सी होती है, प्रथम होती है। अगर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन होता है और उससे क्या मिलता है, कोई अन्य तत्व का निर्माण होता है, तो उसकी जो कोटि होगी वो किसकी होगी, वो कौन सी होगी, प्रथम होगी। हमेशा उसकी कोटि कौन सी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। फिर अगला आता है कि एकांक समय में अभिक्रिया वेग कहलाता है। कोई निश्चित टाइम दिया पीरियड दिया हुआ है या एकांक समय दिया हुआ है, तो उस समय के अंदर जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है। तो एक तो आपको दे रखा है प्रारंभिक वेग, क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग तो कब होता है, जब अभिक्रिया स्टार्टिंग हुई t0 समय पर, समय कितना रहता है जब 0, तो उस टाइम का जो वेग होता है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग बोलेंगे। दूसरा है तात्क्षणिक वेग। तो
तो तात्क्षणिक वेग किसको बोलेंगे? किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग होता है उस वेग को अपन क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग बोलता है। कोई एक निश्चित क्षण जो होता है ना उसके ऊपर अभिक्रिया के वेग को क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। और तीसरा क्या है? औसत वेग। तो औसत वेग अपन किसको बोलते हैं? एकांक समय में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका औसत वेग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है, औसत वेग। एक देर का वेग नियतांक तो ये अभिक्रिया का वेग नहीं कहलाता है। ये तो क्या होता है कि इसका स्थिरांक होता है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका एक क्वेश्चन तो लगभग बोर्ड एग्जाम में पढ़ने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको आप वीडियो देख के इन क्वेश्चनों को आप लिख लेना और इसको क्या करना, आपको हमेशा के लिए याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए।